नमस्कार दोस्तों, सक्सेस स्टडी बालोदा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी जिसका नाम है पीएम यशस्वी स्कॉलरशिप स्कीम, यानी पीएम यशस्वी छात्रवृत्ति चयन परीक्षा क्या होती है। इसके बारे में आपके बहुत सारे प्रश्न हो सकते हैं। इन सारे प्रश्नों का जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाला है, इसलिए वीडियो को अंत तक देखते रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की ये वीडियो और जान लेते हैं पीएम यशस्वी स्कॉलरशिप स्कीम के बारे में पूर्ण जानकारी। आपका प्रश्न पहला हो सकता है कि पीएम यशस्वी स्कॉलरशिप परीक्षा क्यों देना चाहिए। दूसरा प्रश्न ये हो सकता है यह परीक्षा कौन दे सकता है, कौन इसके लिए पात्र हैं। इस परीक्षा के फॉर्म भरते समय कौन कौन से दस्तावेज यानी डॉक्यूमेंट्स आवश्यक हैं जिनके बिना यह फॉर्म फिलअप नहीं किया जा सकता है। इस परीक्षा के फॉर्म कब भरे जाते हैं, कैसे भरे जाते हैं और यह परीक्षा कब होती है, किसके द्वारा आयोजित की जाती है। इसके अलावा आपका प्रश्न हो सकता है कि क्या इस परीक्षा के लिए कोई फीस लगती है या बिना फीस के परीक्षा आयोजित होती है। अगला प्रश्न हो सकता है कि इस परीक्षा का सिलेबस क्या होगा, यानी इसमें क्या क्या पूछा जाएगा, किस विषय का पूछा जाएगा, किस स्तर का पूछा जाएगा। इन सब प्रश्नों के उत्तर आपको इस वीडियो में अंत तक मिलने वाले हैं। अगला प्रश्न आप हो सकता है कि इस परीक्षा की तैयारी हम कैसे करें और इस परीक्षा में क्वालिफाई होने के लिए न्यूनतम मार्क्स कितने होने चाहिए। यदि आप इन सारे प्रश्न उत्तर प्राप्त करना चाहते हैं तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिए और अभी तक यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसे ही यूजफुल वीडियो आपको हमेशा मिलते रहें। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। सब्सक्राइब करने का और लाइक करने का कोई पैसा नहीं है, ये बिल्कुल निःशुल्क व्यवस्था है। तो चलिए शुरू करते हैं आगे की जानकारी। पीएम यशस्वी स्कॉलरशिप परीक्षा क्यों देना चाहिए, क्योंकि आजकल आदमी क्या करता है, कोई भी काम करता है तो उसके पहले सोचता है क्यों करें, है ना, उसका वो लाभ देखता है। तो देखिए इस परीक्षा के यूं तो कई लाभ हैं, है ना। हमारी पढ़ाई कभी बेकार नहीं जाती है। यह जो परीक्षा हम देते हैं यह आगे आने वाली बड़ी परीक्षाओं का एक छोटा रूप होता है, जिसे हम कहते हैं कंपटीशन एग्जाम यानी प्रतियोगी परीक्षाएं। पहले आपने लास्ट ईयर हो सकता है कि NMMS यानी नेशनल मींस कम मेरिट स्कॉलरशिप परीक्षा दी हो। यदि नहीं दी है कोई बात नहीं है, 9th के लिए ये परीक्षा आपके लिए उपयोगी है। अब क्यों देने चाहिए, क्योंकि यदि इस परीक्षा में आप चयनित हो जाते हैं तो आपको 75,000 रुपया, और यदि आप 11वीं पढ़ रहे हैं यानी जो बच्चा 9वीं पढ़ रहा है, लास्ट ईयर किसी कारण से NMS परीक्षा न दे पाया या उसमें उसका सिलेक्शन न हो पाया तो वह इस परीक्षा में शामिल हो सकता है और चयनित होने पर उन्हें 75,000 रुपये, और यदि कोई विद्यार्थी 11वीं में है और उसका यदि इस परीक्षा में चयन हो जाता है तो उनको 1,25,000 तक स्कॉलरशिप मिल सकती है। तो सोच लीजिएगा कि इस परीक्षा का कितना महत्व है। इसके अलावा अन्य फायदे हैं जो मैंने आपको अभी बताए हैं, ठीक है। इसलिए हमें ये परीक्षा जरूर देनी चाहिए। और इस परीक्षा तैयारी करने के लिए क्या करना होगा ये भी हम आगे बताने वाले हैं। अब ये प्रश्न है कि ये परीक्षा कौन दे सकता है ना। इस परीक्षा को कोई भी विद्यार्थी जो कक्षा 8वीं उत्तीर्ण कर चुका है और कक्षा 9वीं में यानी 9th में अध्ययनरत है और जिसकी उम्र है ना कितनी होनी चाहिए, नहीं उसका जन्म जो है 1 अप्रैल 2004 से 31 मार्च 2011 के बीच होना चाहिए, है ना। आप देख लें आपकी जन्मतिथि क्या है। यदि इन दोनों तिथि के बीच में है तो आप इस परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। यदि आप
कक्षा 11वीं के छात्र हैं तो आपका जन्म 1 अप्रैल 2005 से 31 मार्च 2009 तक का के बीच होना चाहिए। ठीक है, तो आप इस परीक्षा को दे सकते हैं। इसके अलावा जरूरी यह है कि आपने 2022-23 में या तो 8वीं या फिर 10वीं, यानी जो छात्र 9वीं में अध्ययनरत हैं उन्होंने 8वीं पास होना चाहिए, और जो 11वीं में अध्ययनरत हैं उन्हें 10वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। कब? 2022-23। ठीक है ना, कब होना चाहिए? 2022-23। ठीक है, नेक्स्ट इसमें और क्या बात करता है कि उनके अभिभावकों की आय 2.5 लाख से अधिक नहीं होना चाहिए, है ना, यानी 2.5 लाख तक उसकी आय हो सकती है। तो वे चाहे SC, ST, OBC या जनरल के छात्र हों, वे इस परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। लेकिन जनरल में एक प्रतिबंध यह है कि जिन बालकों की आय 8 लाख से अधिक होती है, 8 लाख से अधिक, तो उन बालकों के बच्चे इस परीक्षा में शामिल नहीं हो सकते हैं। लेकिन 8 लाख काफ़ी जो है बड़ी इनकम होती है, तो लगभग मेरे ख्याल से जनरल के सारे बच्चे इसमें कवर हो जाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि इस परीक्षा में जातिगत कोई बंधन मोटे अनुमान में कहा जा सकता है, यानी सभी वर्ग के बच्चे इस परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। अब इस परीक्षा के लिए कितना शुल्क लगता है, हम भरेंगे पैसा लगेगा क्या? तो भैया इस परीक्षा में कोई शुल्क नहीं है, यह परीक्षा एकदम निःशुल्क है। ठीक है ना, फ्री है, इसमें कोई आपको पैसा लगना नहीं है। इसलिए मेरी निजी राय यह है कि इस परीक्षा में आपको जरूर शामिल होना चाहिए, ताकि आपकी पढ़ाई कम से कम इस बहाने, है ना, अच्छे से हो जाए। और देखिए, सिर्फ एकेडमिक एग्जाम पास करने से, है ना, इन परीक्षाओं में बैठना भी उतना ही महत्वपूर्ण हो जाता है। अब TMSSB जो परीक्षा है, इसके फॉर्म भरते समय हमें कौन कौन से दस्तावेज आवश्यक होंगे, क्या क्या लगेगा, है ना, ये प्रश्न आपका रहता है। तो देखिए, सबसे पहले ये है कि यदि आप 8वीं उत्तीर्ण हैं तो 8वीं की अंक सूची, और कक्षा 10वीं उत्तीर्ण है तो 10वीं की अंक सूची होना जरूरी है। ठीक है ना, और ये तो आपके पास उपलब्ध है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी 8वीं की हो सकता है कि आपको अंक सूची उपलब्ध नहीं हो, कोई दिक्कत नहीं है, इंटरनेट के द्वारा निकाल करके आपके जो संस्था प्रधान है उनने आपको उपलब्ध जरूर करवाई होगी, है ना, उसकी कॉपी भी चल जाएगी, नो प्रॉब्लम। इसके बाद में आपको चाहिए आय का प्रमाण पत्र। अब यहाँ को ध्यान रखना होगा कि ये आय का प्रमाण पत्र नायब तहसीलदार के स्तर से कम स्तर वाले अधिकारी का नहीं होना चाहिए। मतलब कम से कम नायब तहसीलदार या उससे उच्चतर यानी तहसीलदार के द्वारा जारी होना चाहिए, है ना। इसमें स्वघोषित प्रमाण पत्र नहीं चलेगा, क्योंकि ये केंद्र के द्वारा जो है आयोजित है ना, और स्वघोषित जो प्रमाण पत्र है आय का, वो हमारे MP शासन के द्वारा मान्य है। लेकिन चूंकि ये जो है केंद्रीय सरकार की योजना है, इसलिए इसमें आय का जो प्रमाण पत्र है, ठीक है ना, तो नायब तहसीलदार या तहसीलदार के द्वारा जारी होना चाहिए। यदि किसी कर्मचारी के बच्चे हैं तो उनके नियोक्ता के द्वारा जो सर्टिफिकेट दिया जाता है ना, वह इसमें अपलोड करना होगा। अगला है जाति प्रमाण पत्र, है ना। जाति प्रमाण पत्र SC, ST और OBC, इन 3 वर्ग के जो बच्चे हैं उनको लगेगा, बाकी जनरल वाले को जाति प्रमाण पत्र नहीं लगेगा, है ना। उसके बाद में विद्यार्थी का नवीनतम पासपोर्ट फोटो, है ना, पासपोर्ट साइज का फोटो आपको चाहिए, ठीक है, और नवीनतम होना चाहिए, ऐसा नहीं 2 साल 3 साल पुराना हो या नया हो। और इसका बैकग्राउंड जो है वो क्या होना चाहिए, वाइट होना चाहिए, है ना। तो वाइट बैकग्राउंड पर इस फोटो को खिंचवाएं। कलर जो है जैसे कि व्हाइट को छोड़ करके, जैसे ग्रीन या रेड, ऐसे कलर में नहीं होना चाहिए, है ना। यानी जो बैकग्राउंड होगा वो व्हाइट होना चाहिए, बैकग्राउंड कितना होना चाहिए, व्हाइट होना चाहिए। उसके बाद में विद्यार्थी का आधार कार्ड जो है बिल्कुल मस्ट होना चाहिए, है ना। और आधार कार्ड में जन्म तारीख और आपकी कक्षा 8वीं या 10वीं की अंक सूची में जन्म तारीख जो है वह सेम होनी चाहिए। दोनों की डेट ऑफ बर्थ जो है वह सेम होना चाहिए, इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं होना चाहिए। यदि डिफरेंस है
तो आप अंक सूची के आधार पर आधार कार्ड में परिवर्तन करवा सकते हैं। उसके बाद में विद्यार्थी का ईमेल आईडी होना चाहिए और फोन नंबर मतलब मोबाइल नंबर, ठीक है ना। तो ईमेल आईडी और जो मोबाइल नंबर है मस्ट है, इसमें आपको ओटीपी आएगी, इसलिए ये दोनों बहुत ही जरूरी है। और इसके अलावा मेन चीज है वह है विद्यार्थी के हस्ताक्षर, है ना। विद्यार्थी के हस्ताक्षर भी स्कैन करना होंगे, इसलिए आपको ये भी मतलब जो है जहाँ आप जाएंगे फॉर्म भरने के लिए ये पहले से हस्ताक्षर कर लें, ये वहाँ भी करवा सकते हैं। ये सभी स्कैन करके, है ना, ये जेपीईजी फॉर्मेट में होना चाहिए, है ना, जेपीईजी फॉर्मेट में होना चाहिए, ठीक है ना। और इनकी किसी की साइज 300 केबी से अधिक नहीं होना चाहिए, है ना, नॉट मोर देन 300 केबी, राइट। चलिए, उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा कि इसमें कौन कौन सी चीजें हमारे लिए जरूरी है और इसके बिना हम फिर जो है इस फॉर्म को फिलअप नहीं कर पाएंगे। अब जान लेते हैं हम परीक्षा योजना और सिलेबस। वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा अपने अन्य दोस्तों को। और चैनल पर यदि पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि ऐसे हेल्पफुल वीडियो आपको हमेशा मिलते रहें। अब जान लेते हैं इस परीक्षा की योजना और सिलेबस क्या है। तो देखिए, इस परीक्षा में 4 विषय पूछे जाते हैं। पहला है गणित विषय, ठीक है। उसके 30 प्रश्न होंगे और ये होंगे 30 अंकों के, है ना। इन्हें प्रत्येक प्रश्न जो है 1 अंक का होगा। समय आपका होगा कितना, 150 मिनट यानी 2.5 घंटा, ठीक है ना। 2.5 घंटे का समय होगा। प्रश्न पूछे जाएंगे। विज्ञान के 25 प्रश्न पूछे जाएंगे जो कि होंगे 25 अंक के। सामाजिक विज्ञान यानी सोशल साइंस या सोशल स्टडीज जो कहते हैं उसके भी 25 प्रश्न पूछे जाएंगे। और सामान्य ज्ञान यानी जीके जनरल नॉलेज, है ना, इसके भी 20 प्रश्न पूछे जाएंगे। इस प्रकार से कुल जो है 100 प्रश्न होंगे और 100 इसके अंक होंगे, ठीक है। अब प्रश्न पत्र किस टाइप का होगा यानी इसका स्तर क्या होगा। तो देखिए, यदि आप 9th में अध्ययनरत हैं, है ना, तो आपके प्रश्न स्तर होगा 8वीं स्तर का, है ना। 8वीं में भी आपने एनसीईआरटी जो बुक्स पढ़ी है ना, एनसीईआरटी की बुक्स है, इसका जो पाठ्यक्रम है उस पाठ्यक्रम पर आधारित पेपर होगा 8वीं क्लास का। लेकिन जरूरी नहीं है कि सिर्फ 8वीं प्रश्न पूछे जाए, इसके अंतर्गत 6, 7 और 8, है ना, तीनों प्रश्न पूछे जा सकते हैं। 8वीं पूछेंगे लेकिन 6 और 7 के भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। और यदि आप 11वीं में अध्ययनरत हैं तो आपको 10वीं के जो पाठ्यक्रम है एनसीईआरटी का, है ना, एनसीईआरटी जो पाठ्यक्रम 10वीं का आपने पढ़ा है उस पाठ्यक्रम से पूछा जाएगा। और इसके अलावा 8वीं और 9वीं का भी पाठ्यक्रम पूछ सकते हैं, है ना, स्तर वहाँ का भी है। इसलिए जो मेन पॉइंट्स हैं वे पिछली कक्षाओं में कुछ याद रखें और जो कक्षा हैं बेस्ट जो क्लासेस है इनका तो पूछेंगे ही, ठीक है ना। अब जनरल नॉलेज में क्या है, ऐसा कोई खास नहीं है। जो हम सामाजिक ज्ञान विज्ञान पढ़ते हैं उनके कुछ प्रश्न इसमें आते हैं और इनसे हटके भी कुछ प्रश्न आते हैं। जैसे उदाहरण के लिए आपको बता दूं मैं कि आविष्कार आविष्कारक हैं, पुस्तक के लेखक के नाम आ गए हैं, है ना, नदियों के नाम है उनकी लंबाई है, ठीक है, राज्य और राजधानी आ गई है, ठीक है ना, राज्य और राजधानी आ गई है, पर्वत श्रेणी आ गई है, ठीक है ना। इस प्रकार के जो कुछ अन्य प्रश्न होते हैं सामान्य ज्ञान जिसका होना चाहिए, जैसे राष्ट्रीय प्रतीक के बारे में पूछा गया है, राष्ट्रीय चिन्ह के बारे में पूछा गया है ना, ये सभी चीजें हमें याद होनी चाहिए। ये आती है सामान्य ज्ञान में, जो कि एक 9वीं और 10वीं यानी 11वीं के बच्चे से अपेक्षा की जाती है कि इन्हें इतना सामान्य ज्ञान होना चाहिए, ठीक है ना। कुछ इस तरह का प्रश्न आता है। और जो गणित है, गणित में क्या है कि जो हमारे क्लास 6, 7 और 8 में जो चैप्टर्स हैं उन चैप्टर पर आधारित प्रश्न इसमें ज़्यादा पूछे जाएंगे। उन सारे चैप्टर्स को आप अच्छे से रिवाइज कर लें, पढ़ लें, उनके जो कंसेप्ट हैं वो कर लें। और सिर्फ जब गणित इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि जब टाई होता है यानी यदि सब दोनों विद्यार्थियों को, दो से अधिक विद्यार्थियों को बराबर अंक प्राप्त होते हैं तो वहां पर गणित के अंकों को वरीयता दी जाती है, यानी गणित में जिसके ज्यादा अंक होंगे उसका नंबर पहले लगेगा मेरिट में, ठीक है ना। तो इसलिए गणित विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। आगे इस परीक्षा की तैयारी कैसे करें। तो देखिए, इस परीक्षा की तैयारी करने के लिए हमें क्या है ना,
मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यदि आप चाहते हैं इस परीक्षा की तैयारी करना तो उस व्हाट्सएप ग्रुप को आप ज्वाइन कर लीजिएगा। उसमें जो सामग्री है इस परीक्षा से संबंधित वो हम आपको अवेलेबल करवाते हैं बिल्कुल निःशुल्क। ठीक है ना, बिल्कुल निःशुल्क, इसका कोई पैसा नहीं है। इसके अलावा आप जो एनसीईआरटी की बुक्स हैं, है ना, एनसीईआरटी की जो बुक्स हैं उन बुक्स को पढ़ लें, है ना, और उसमें जो मेन चैप्टर्स हैं कौन कौन से होंगे हम आपको समय समय पर बताते रहेंगे। यदि चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इस प्रकार जानकारी आपको हमेशा मिले। ठीक है ना, और हम एक व्हाट्सएप जो ग्रुप है वो बना रहे हैं, है ना, उसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, तो वहाँ पर आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। लास्ट ईयर के जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर्स हैं, है ना, उनका सॉल्यूशन भी आपको वहाँ पर मिलने वाला है। ठीक है, चलिए, पिछले वर्ष हमारे बहुत से स्टूडेंट्स ने NMMS परीक्षा की तैयारी की थी और इसके लिए भी हमारे 2 ग्रुप्स जो है पिछले साल बनाए गए थे और इस साल बनाए गए हैं। तो पिछले साल भी हमारे विद्यार्थियों ने इस ग्रुप को ज्वाइन किया था और उनको काफ़ी फायदा हुआ और उसमें से बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं उनका चयन हुआ है ना, और जिनका चयन नहीं हुआ है वह पुनः जो है इस ग्रुप में शामिल होकर के इस परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं। इनको मालूम होगा कि लास्ट ईयर हमने पूरे 2 महीने तक इस परीक्षा की तैयारी करवाई थी और वे सफल भी हुए हैं। अब बात आती है कि इस परीक्षा के फॉर्म कब भरे जाते हैं और यह परीक्षा कब होती है। तो देखिए, इस परीक्षा के आवेदन जो है ना, फॉर्म ऑनलाइन भरे जाएंगे और जिसकी अंतिम तिथि है 10 अगस्त 2023। जी हाँ, 10 अगस्त 2023। अभी हमारे पास में काफ़ी समय है। आप इस फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं, लेकिन करेंगे कहाँ? आपका प्रश्न होगा। बिल्कुल सही है। देखिए, ये आवेदन जो होंगे ऑनलाइन होंगे और ये आपको मैंने यहाँ पर एक एड्रेस दिया हुआ है ना, वेब एड्रेस। इस वेब एड्रेस को लिख करके एज इट इज किसी भी ब्राउजर में आप सर्च करेंगे तो सर्च रिजल्ट में आएगा NTA, है ना, ये निकल के आ जाएगा। तो वहां पर आप क्लिक करके एक फॉर्म खुलेगा, है ना, उसको आप फिलअप कर सकते हैं। फॉर्म भरने के पहले आपको लगेगा रजिस्ट्रेशन करना होगा जो कि उस विंडो के बाईं ओर रहेगा। ठीक है ना, तो वहां से आप रजिस्ट्रेशन करने के बाद में फिर पुनः उस पेज पे आएंगे और फॉर्म सबमिट कर सकेंगे। ठीक है, यदि आपके बहुत सारे कमेंट्स आते हैं तो फॉर्म कैसे फिलअप करेंगे उसका वीडियो एक मैं बना दूंगा। ठीक है, अब फॉर्म भरने के बाद में हम देख लेते हैं कि परीक्षा होगी कब। यह परीक्षा 29 सितंबर 2023 शुक्रवार को आयोजित की जाएगी। ठीक है ना, शुक्रवार को आयोजित की जाएगी। कब? 29 सितंबर 2024। ठीक है ना, शुक्रवार को आयोजित की जाएगी। कहाँ की जाएगी? आपके जिले लेवल पर, यानी आपका जो परीक्षा सेंटर है वह 99.9% जिले लेवल पर आने वाला है। ठीक है ना, जो आपका डिस्ट्रिक्ट है तो ये ज़्यादातर जो सेंटर वो बने हुए हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल बने हुए हैं। अब हो सकता है कि ब्लॉक लेवल पर आ जाए, लेकिन डिस्ट्रिक्ट लेवल का 99.9% इसका संभावना बनती है। ठीक है, क्लियर हो गया? तो उम्मीद है कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और वीडियो से आपको जानकारी मिली होगी। यदि वीडियो से कुछ न कुछ आपको जानकारी नहीं मिली है तो वीडियो को लाइक करना न भूलिएगा और अपने अन्य दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।